Students, welcome to my channel. Today we are going to start with London theory and Pepard's equation. तो अभी तक हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है मिजनर इफेक्ट हमने पढ़ा था। तो वहाँ से हमें ये आइडिया मिला कि जो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म की अगर मैं बात करूँ और जीरो रेजिस्टिविटी की बात करूँ तो ये दोनों की दोनों जो है इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं सुपर कंडक्टिंग स्टेट की। तो उसके बाद जो है मैक्सवेल आई। तो मैक्सवेल ने अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन से जो है जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स था सुपर कंडक्टर का, यानी कि जो जीरो रेजिस्टिविटी और परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, इसे एक्सप्लेन करने की ट्राई की। लेकिन जो थे मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस जो थी वो जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि जो जीरो रेजिस्टिविटी और परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो कुछ ना कुछ जो है उसमें क्या होनी चाहिए थी, मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी। तो एफ लंडन एंड एच लंडन आई इन 1935 में। तो उन्होंने जो है कहा कि जो उन्होंने जो है इलेक्ट्रोडायनेमिक जो इक्वेशंस थी उनके अंदर जो है थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करी। जब मॉडिफिकेशन करी तो इजीली जो है परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म और जीरो रेजिस्टिविटी को एक्सप्लेन कर पा रही थी वो इक्वेशंस। सो अकॉर्डिंग टू लंडन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि लंडन थ्योरी ने ये माना कि हमारे पास जो है दो तरह के जो है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं एक सुपर कंडक्टर के अंदर। अगर हमारे पास कोई सुपर कंडक्टर है तो ये अगर हमारे पास सुपर कंडक्टर है तो इसके अंदर जो है दो तरह के जो है टू टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन्स आपके होंगे नॉर्मल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एक आपके होंगे सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। तो एक सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर जो है या एक सुपर कंडक्टर के अंदर जो है दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स आपके नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन जो है आपके क्या कहलाते हैं, सुपर इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो ये जो है उनकी क्या थी, एजम्पशन थी। तो अब हम जो है लंडन इक्वेशन जो है हम डिराइव करेंगे। तो अभी तक हमें ये पता चला कि लंडन थ्योरी से हमें जो है ये पता चला कि किसी भी सुपर कंडक्टर के अंदर दो टू टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर हम जो है एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर अगर हम प्लॉट करें तो एंट्रोपी क्या है, एक तरह से रैंडमनेस है, ठीक है ना। एंट्रोपी वर्सेस अगर मैं टेम्परेचर ड्रॉ करूँ तो जब टेम्परेचर जो है ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, जो आपके सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिक्रीज होंगे और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स जो है इंक्रीज होंगे। ऐसे ही जब टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होगा टेम्परेचर तो रैंडमनेस डिक्रीज होगी और आपके सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होंगे, इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे और जो आपके नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होने जाएंगे, डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। एट जीरो केल्विन की अगर मैं बात करूँ तो सुपर कंडक्टर के पास सिर्फ और सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपके सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अबव क्रिटिकल टेम्परेचर के आगे जो भी सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आपके नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जीरो केल्विन पे जो है सुपर कंडक्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर देखें तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे होंगे, आपके नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मान के चल गया कि एन एन और वी एन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन एन वी एन जो है और एन एस वी एस जो है ये आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके डेंसिटी और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉर्मल और सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन के। एन एन जो है इज द डेंसिटी of normal electrons and Vn is the velocity of normal electrons. Similarly, Ns is the density of superconducting electrons and Vs is the velocity of superconducting electron. कितने जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमें सुपरकंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज गिवन बाय Ns, ठीक है ना। ऐसे कितने सुपरकंडक्टिंग नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज गिवन बाय Nm। तो अगर मुझे टोटल करंट देखो, टोटल करंट जो वो इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा, यानी कि सुपरकंडक्टिंग और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। तो करंट डेंसिटी अगर मुझे लिखनी होगी तो वो क्या होगा, E इंटू एन एन वी एन प्लस में E इंटू एन एस वी एस। तो यानी कि यहाँ पे ये क्या आ गया, जो हमारी करंट डेंसिटी है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये मैग्नीट्यूड में लिखा था। तो जे जो वेक्टर है दैट इज इक्वल टू जे एन वेक्टर प्लस जे एस वेक्टर। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो करंट डेंसिटी है वो किसका, करंट जो है वो बेसिकली किसकी वजह से है, हमारे नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स और सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से है। तो इसे इक्वेशन नंबर आप कह लो 1। नाउ सी, मान लो ये हमारे पास जो है ये जो है एक हमने जो है सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन हमने सुपर कंडक्टिंग मेटल लिया है। तो ये जो है सुपर कंडक्टिंग क्या है, मेटल है हमारे पास, ठीक है। तो इसके अंदर जो है दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। एक आपके कौन से हैं, जिनकी एन एन यानी कि जो आपके नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी
और एक आपके इलेक्ट्रॉन्स कौन से प्रेजेंट हैं, दैट इज सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, अब करंट जो है वो इन दोनों की वजह से है, इस सुपर कंडक्टिंग मेटल के अंदर जो है दोनों की वजह से जो है करंट है, JN और JS की वजह से, ठीक है। और सुपर कंडक्टिंग मेटल्स की बात करें तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जो है हमारे जो आपके जो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिना किसी जो है रेजिस्टेंस के मूव करेंगे इस मेटल के अंदर, ठीक है। तो इस मेटल के अंदर जो है बिना किसी रेजिस्टेंस के जो है ये सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे, और जो है एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। सो जब चार्ज ये जो इलेक्ट्रॉन है सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन जब फ्रीली मूव करेंगे इस मेटल के अंदर जो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई क्या हो जाएगी, इस मटेरियल के अंदर जो है मेंटेन हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से जो है क्या होंगे, बार बार असलरेट होंगे, और बार बार असलरेट होंगे तो बार बार क्या करेंगे, इसके अंदर जो है मूव करेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे इस स्टेट के अंदर जो है हमारे जो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है, तो सुपर कंडक्टिंग जो इलेक्ट्रॉन है आपका, इलेक्ट्रॉन्स वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं, यहाँ अज्यूम कर सकते हैं, आर अज्यूम्ड टू बिहेव इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब यह है ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली जो है इसके अंदर जो है इस सुपर कंडक्टिंग मेटल के अंदर मूव करेंगे, और वो क्या हम उसे अज्यूम कर सकते हैं कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। और इस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रही है दैट इज गिवन बाय ई, ठीक है। और वो इसी फील्ड के अंदर जो है फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अगर मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है फॉर द सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मुझे लिखना है, इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मुझे लिखना है फॉर सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो है अगर मुझे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, आपको पता है ना इक्वेशन ऑफ मोशन किसने दी थी, न्यूटन्स ने दी थी, ठीक है ना। तो वो क्या होती है वैसे कि फोर्स इज दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो यही होती है ना सुपर कंडक्टिंग, जो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन सुपर इलेक्ट्रॉन्स के लिए लगाएंगे, तो यहाँ पे जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है दिस चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई दैट इज गिवन बाय माइनस ई ई। समझ में आ गया होगा ये चीज़ कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर है तो वो जो है जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट इज माइनस ई इंटू ई, ठीक है ना, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। सो माइनस ई ई इज इक्वल्स टू, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रहे हैं तो फोर्स किसके इक्वल है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास इंटू एक्सेलरेशन इज बेसिकली क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो क्लियर हो गया, हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लिया कि किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं इजीली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर जो है वो क्या कौन देगा, आपका न्यूटन्स का सेकंड लॉ देगा, और वो क्या होगा, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट इज माइनस ई इंटू ई वैक्टर इज इक्वल्स टू मास इंटू DVS बाय में DT। तो ये हमने इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए लिखा है, हमने फॉर द सुपर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाउ अगर मैंने टेम्परेचर क्या ले लिया, बिलो TC, तो आपको पता है जब टेम्परेचर जो है क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो जाता है जब टेम्परेचर, तो हमारा जो मटेरियल होगा वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, पूरा सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाएगा। यानी कि अगर मैं टोटल करंट डेंसिटी की बात करूँ, टोटल करंट डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ वो किसकी वजह से होगा, इज ड्यू टू सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन ही क्या करेंगे, वही फ्लो करेंगे, और उनकी वजह से ही क्या होगा, टोटल करंट डेंसिटी होगा। तो यानी कि जो JS है जिसको हम कहते हैं टोटल करंट डेंसिटी, यानी कैपिटल J जो है वो JS के इक्वल होगा, यानी कि JS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस NE/NS/VE इंटू VS, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास जो है अगर मैं रेट ऑफ चेंज अगर मैं कैलकुलेट करूँ, करंट डेंसिटी का रेट ऑफ चेंज अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो आपको पता है यहाँ पे हमारे पास जो है माइनस N जो है वो तो हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना, उसका तो कोई चेंज नहीं है, E इंटू NS तो एज इट इज़ रहेंगे, सिर्फ क्या होगा, रेट ऑफ चेंज किसका होगा, आपका वेलोसिटी का होगा। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि अगर हम टेम्परेचर बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर लेंगे तो टोटल करंट डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करेंगे, तो करंट डेंसिटी भी किसकी वजह से होगी, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी, और वो किसके इक्वल होगी, JS के इक्वल होगी, JS इज NS/E/VS। तो यहाँ पे हमने रेट ऑफ चेंज अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो क्या आ गया, माइनस E/NS/dVS बाय में DT। तो इक्वेशन नंबर इसको आप मान लो थर्ड।
सो यहाँ तक हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई, हमारे पास थर्ड। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड, यहाँ से हमने क्या करना है, डी वी एस बाय में डी टी की वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट कर दूँ इस इक्वेशन के अंदर, तो डी वी एस बाय में डी टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट क्या करोगे, माइनस ई बाय में एम। तो यहाँ पे अगर मैं सब्सटीट्यूट करूँ तो क्या आ जाएगा, डी जे एस बाय में डी टी दैट इज इक्वल्स टू माइनस ई एन एस, डी वी एस बाय में डी टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ई बाय में एम। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, एन एस ई स्क्वायर ई बाय में एम, ये हो जाएगा हमारे पास। तो क्या आ जाएगा, एन एस ई स्क्वायर ई बाय में एम। तो मैं लिख रही हूँ आगे, सो डी जे एस बाय में डी टी क्या हो जाएगा, एन एस ई स्क्वायर ई बाय में ई वेक्टर बाय में एम, इसे कह लो इक्वेशन नंबर आप 4। ठीक है, तो अभी तक हमने इक्वेशन नंबर 3 तक हमने किया था, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ पे देखो हमारे पास डी जे एस बाय में डी टी क्या निकल के आया, एन एस ई स्क्वायर ई बाय में एम। तो ये जो इक्वेशन है ये किसकी तरह है, सो ये जो इक्वेशन है बेसिकली बता रही है परफेक्ट कंडक्टर को बता रही है। परफेक्ट कंडक्टर को कैसे बता रही है कि अगर आप जो है परफेक्ट कंडक्टर को एक्सप्लेन करती है ये इक्वेशन, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो डी जे एस बाय में डी टी को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, और जीरो तो नहीं हो सकता, तो डी जे एस बाय में डी टी जो है वो अगर जीरो होगा तो जे एस आप मान के चलो तो वो क्या होगा, तो जे एस हमारा जो है क्या होगा, कुछ कॉन्स्टेंट होगा। तो आपने देखा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अगर हम जीरो कर दें तो हमारा जो है जो करंट डेंसिटी है, टोटल करंट डेंसिटी जो है सुपर कंडक्टिंग स्टेट के अंदर जो है वो क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो इस करके जो है ये जो है इक्वेशन एक्सप्लेन करती है परफेक्ट कंडक्टर को, कि जो हमारा सुपर कंडक्टर है वो कैसा एक परफेक्ट कंडक्टर की तरह का बिहेव करता है, कि सुपर कंडक्टर जो है वो कैसे किसकी तरह बिहेव करता है, एक परफेक्ट कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए उस मटीरियल के अंदर, पर फिर भी उसके अंदर जो है करंट डेंसिटी कुछ ना कुछ रहती है। तो ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को नाम दिया गया दैट इज़ योर लंदन फर्स्ट इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है ये कैसी इक्वेशन है, लंदन फर्स्ट इक्वेशन है। और इसने क्या एक्सप्लेन किया था, इसने एक्सप्लेन किया था कि हमारा जो है सुपर कंडक्टर वो बेसिकली क्या है, हमारा परफेक्ट कंडक्टर ही है। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए फिर भी जो है आपका जो है कुछ ना कुछ फाइनाइट जो है सुपर करंट, आप फाइनाइट जो है करंट डेंसिटी जो है वो रहती ही है। ठीक है ना। सो ये जो है आप ये भी कह सकते हो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब भी जो है स्टेडी करंट जो है वो रहेगा। यानी कि चाहे वो सुपर कंडक्टर के अंदर जो है आपने क्या किया, उसको बिलो टीसी पे रखा, यानी कि सुपर कंडक्टर बना दिया उस मटेरियल को, और चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर जीरो हो जाए फिर भी जो है इसके अंदर जो है कुछ ना कुछ स्टेडी करंट रहता ही है। जब स्टेडी करंट रहेगा यानी कुछ ना कुछ करंट इसके अंदर हमेशा रहेगा, तो ये हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, परफेक्ट कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा सुपर कंडक्टर। तो क्लियर हो गया यहाँ तक हमारे पास। अब हम डिराइव करेंगे लंदन की सेकेंड इक्वेशन। सो ये जो इक्वेशन थी इसने जो है सुपर कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन कर दिया था, कि सुपर कंडक्टिविटी भी यही कहती थी ना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हुई यानी द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका जो है कुछ ना कुछ जो है स्टेडी करंट हमेशा रहता ही है। ठीक है, तो ये इसको एक्सप्लेन कर दिया था। अब देखो, अब अगर मैं नॉर्मल कंडक्टर्स की बात करूं तो नॉर्मल कंडक्टर्स के लिए करंट डेंसिटी अगर मुझे लिखनी होगी तो नॉर्मल जो है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए करंट डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा इंटू ई, इस तरह से लिखते थे आप लोग। ठीक है, तो ई एन सिग्मा ई, सिंपल ई। ठीक है ना, सिग्मा ई। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिग्मा है वो किसके इक्वल होता था, आपका एन ई स्क्वायर बाय में एम। तो एन ई स्क्वायर बाय में एम के इक्वल होता था एन ई स्क्वायर टाउ बाय में एम। ठीक है ना, तो एन ई स्क्वायर टाउ बाय में एम के इक्वल होता था आपका जे एन। तो यहाँ से हमारे पास जे एन की वैल्यू क्या है, अगर मैं नॉर्मल करंट डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ तो जे एन इज सिग्मा इंटू ई, और सिग्मा की वैल्यू होती थी एन ई स्क्वायर टाउ बाय में एम, तो इंटू ई। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं क्या कर दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं जीरो कर दूँ, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो हमारा करंट डेंसिटी क्या हो जाती थी, जीरो हो जाती थी। क्योंकि नॉर्मल कंडक्टर्स की बात करूँ मैं, नॉर्मल कंडक्टर्स की बात करूँ अगर मैं, तो नॉर्मल कंडक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ज़ीरो कर दूँ तो हमारा जे एन भी क्या हो जाएगा, आपका ज़ीरो हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा। तो यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, किसी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो करंट डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, उसकी ज़ीरो हो जाएगी। तो क्लियर होगी ये चीज़ आप लोगों को, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो करंट डेंसिटी भी नॉर्मल कंडक्टर्स में क्या हो रही थी, ज़ीरो हो रही है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर करंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब भी हमारा जो है कुछ ना कुछ फाइनाइट जो है करंट डेंसिटी रहती है मेटल के अंदर, तो इस करके जो है ये सुपर कंडक्टर्स होते हैं और ये आपके क्या होंगे, नॉर्मल कंडक्टर्स की तरह बिहेव नहीं करते। नॉर्मल कंडक्टर्स और सुपर कंडक्टर्स कितने डिफरेंट है एक दूसरे से। तो अब हम जो है मैक्सवेल की इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। सो यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन, तो अब आप मुझे ये बताओगे कमेंट सेक्शन में कि ये जो मैक्सवेल की इक्वेशन मैं यूज़ कर रही हूँ कौन सी इक्वेशन है, इस इक्वेशन का नाम क्या है। ठीक है, तो अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं डेल क्रॉस बी डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ करली बी बाय में करली टी। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन है आपकी। तो डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस करली बी बाय में करली टी, और आप ये भी कह सकते हो बी जो है दैट इज बी वेक्टर इज दैट इज न्यू नॉट एच वेक्टर। ठीक है ना, तो बी वेक्टर का जो हमारे पास रिलेशन होता है वो क्या होता है, न्यू नॉट इंटू एच वेक्टर। तो मैं क्या करूँगी, डेल क्रॉस ई इंटू माइनस ऑफ कर्ल बाय कर्ल टी न्यू नॉट एच वेक्टर, और वी कैन से दैट माइनस न्यू नॉट कर्ल एच बाय में कर्ल टी। तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो हमने मैक्सवेल की इक्वेशन हमने यूज़ की है, आपको बताना है ये कौन सी मैक्सवेल इक्वेशन, इसका नाम क्या है कमेंट सेक्शन में। सो डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू नॉट करली एच बाय में करली टी। सो एक और हम मैक्सवेल की इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक और इक्वेशन हम जो यूज़ करने वाले हैं वो क्या है, डेल क्रॉस एच, ये भी आप बताओगे। ठीक है ना, इज इक्वल्स टू जे एस प्लस में करली डी बाय में करली टी। आपको पता है ये जो डी है दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है ये आ गया, और जे एस जो है वो भी आपको पता है कि इस तरह से जे एस इज योर करंट डेंसिटी। ठीक है ना, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि डेल क्रॉस एच जे एस कर प्लस में करली डी बाय में करली टी। और अब आपने क्या करना है, दोबारा से एच को जो है, एच को मैं क्या लिख सकती हूँ, बी वेक्टर बाय में न्यू नॉट, तो न्यू नॉट उधर चला जाएगा। तो डेल क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू न्यू नॉट जे एस प्लस में करली डी बाय में करली टी। क्लियर होगी ये चीज़, तो करली डी बाय में करली टी। सो यहाँ पे हमें देखो, यहाँ पे क्या है, ये जे एस इज योर सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की करंट डेंसिटी है। अब देखो ये जो फील्ड है आपकी, ठीक है ना, तो ये जो फील्ड है जो बहुत तेज़ी से जो है आपकी फील्ड जो है काफ़ी तेज़ी से जो है वेरी कर रही है टाइम के साथ। तो हम ये मान के चलते हैं, यानी ये जो हमारे पास करली डी बाय में करली टी है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है वो बहुत ही निग्लिजिबल है एज़ कम्पेरिजन टू योर जे एस। तो हम इसके कंपेरेटिवली इसको हम निग्लिजिबल मान के चलेंगे, तो हम इसको क्या कर लेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, इसके कंपेरेटिवली इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो अगर मैं मैक्सवेल इक्वेशन लिखूँ इनसाइड द सुपर कंडक्टर्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो मैक्सवेल इनसाइड सुपर कंडक्टर की अगर मैं बात करूँ, इनसाइड द सुपर कंडक्टर, तो मैक्सवेल इक्वेशन क्या हो जाएंगी, मैक्सवेल इक्वेशन क्या होंगी हमारे पास, मैक्सवेल इक्वेशन आपकी लिखी जाएंगी इस तरह से। सो डेल क्रॉस इक्वल्स टू माइनस करली बी बाय में करली टी, इसे कह लो इक्वेशन नंबर 6। ऐसे ही डेल क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास क्या निकल के आया, न्यू नॉट जे एस वैक्टर के इक्वल, क्योंकि ये जो है हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट करंट इस केस में हमने क्या मान के चला था, निग्लिजिबल है। तो जो भी करंट होगा किसकी वजह से, आपका सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। तो इसे कह लो इक्वेशन नंबर आप 7। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 से जो है हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी उसकी वैल्यू जो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 6 के अंदर। तो फोर्थ इक्वेशन क्या थी हमारे पास, देखो यहाँ पे, तो फोर्थ इक्वेशन थी हमारे पास कर्ल ऑफ कर्ल टी जे एस इज इक्वल्स टू एन एस ई स्क्वायर बाय ई वैक्टर बाय में एम। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एम इंटू एम बाय में एन एस ई स्क्वायर करली जे एस बाय में करली टी। ठीक है ना, तो यहाँ से जो है ये क्या डेरिवेटिव है जे एस का विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो इसको मैं जे एस डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, जे एस वैक्टर डॉट से। तो यहाँ पे देखो हमने सब्सटीट्यूट किया तो हमारे पास क्या आ गया, डेल क्रॉस एम बाय में एन एस ई स्क्वायर जे एस वैक्टर, उसके ऊपर मैंने डॉट, डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किसका डेरिवेटिव है, डी जे एस का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, टी है। सो करली आप यहाँ पे शो कर सकते हो कि जो जे एस वैक्टर डॉट है दैट इज़ करली जे एस बाय में करली टी। ठीक है, तो यहाँ पे दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ करली बी बाय में करली टी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो माइनस है मैं एडजस्ट कर लूँ तो क्या हो जाएगा, तो माइनस करली बी बाय में करली टी। अब देखो पहले यहाँ पे क्या है, डेल क्रॉस करेंगे, ये तो हमारा कांस्टेंट है ये बाहर आ गया, तो डेल किसका होगा, आपका इसका होगा, जे एस का डेल होगा, जे एस डॉट का डेल होगा। सो डेल क्रॉस जे एस डॉट इज इक्वल्स टू माइनस करली बी बाय में करली टी, ऐसी करली बी वेक्टर बाय में करली टी इज इक्वल्स टू माइनस एडजस्ट किया तो माइनस एम बाय में एन एस ई स्क्वायर डेल क्रॉस जे एस,
और हमने जो है डेल क्रॉस जे एस डॉट जो है वही निकालना है, तो डेल क्रॉस जे एस डॉट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एन एस ई स्क्वायर बाय में एम बाय में करली बी इंटू करली बी बाय में करली टी। अब यहाँ पे देखो जो है इसको हम क्या करेंगे, इसी दोनों साइड को हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो जब इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, सो इसको भी कर्ल टी से इसको भी कर्ल टी से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आपको पता है जे एस डॉट इज करली जे एस बाय में करली टी, और यहाँ पे क्या है करली टी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डेल क्रॉस जे एस आ जाएगा। ऐसे ही माइनस एन एस ई स्क्वायर बाय में एम तो बाहर आ जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सिंपली बी वेक्टर का डिफ्रेंशिएशन होगा, कर्ल बी वेक्टर का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो करली बी बाय में करली टी और करली टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो है हमारे पास आ जाएगा बी वेक्टर माइनस बी डॉट वेक्टर। तो यहाँ पे जो बी डॉट जो हमारे पास आया है निकल के, दैट इज़ योर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और हमें पता है कि जो मिजनर इफेक्ट क्या कहता है, मिजनर इफेक्ट कहता है कि सुपर कंडक्टर में से जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं पास हो सकती। तो हमारा जो बी नॉट आ रहा था ये हमें क्या लेना पड़ेगा, ज़ीरो लेना पड़ेगा। तो जब हम बी नॉट ख़त्म होगा यानी वैनिश करना पड़ेगा, हम नहीं कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो है सुपर कंडक्टर में से नहीं पास हो सकती, तो बी नॉट अगर हम वैनिश करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, बी नॉट की वैल्यू जीरो पुट करोगे, सो डेल क्रॉस जे एस किसके इक्वल निकल के आ जाएगा, माइनस एन एस ई स्क्वायर बाय में एम बी वेक्टर। तो ये जो है आपकी क्या है, लंडन सेकेंड इक्वेशन है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में लंडन फर्स्ट इक्वेशन भी आ सकती है, लंडन सेकेंड इक्वेशन भी डिराइव करने के लिए आ सकती है। सो डेल क्रॉस जे एस वैक्टर इज इक्वल्स टू माइनस एन एस ई स्क्वायर बाय में एम इंटू बी वैक्टर, ये आपकी क्या है, लंडन सेकेंड इक्वेशन है। अब हम जो है हमारे पास लंडन की दोनों इक्वेशन हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम देखेंगे किस तरह से जो है लंडन ने जो है मिजनर इफेक्ट को और पेनिट्रेशन डेप्थ को एक्सप्लेन किया था। तो मिजनर इफेक्ट कैसे एक्सप्लेन किया था वो देखते हैं। सो यहाँ पे देखो, एक्सप्लेनेशन ऑफ मिजनर इफेक्ट एंड पेनिट्रेशन डेप्थ। हमें जो है इनसाइड द सुपर कंडक्टर हमें पता था कि डेल क्रॉस बी वेक्टर जो है वो किसके इक्वल है, न्यू नॉट जे एस के इक्वल है, ये हमने लिखी थी इक्वेशन। ठीक है, तो अगर मैं ये इक्वेशन बताऊँ तो आपको पीछे से इक्वेशन नंबर 7 का हम यूज़ कर रहे हैं। सो टेकिंग कर्ल बोथ साइड, दोनों साइड हमने क्या करना है, कर्ल लेना है। तो डेल क्रॉस बी वेक्टर बाय इंटू इज इक्वल्स टू न्यू नॉट डेल क्रॉस जे एस। तो मैं कई बार डेल के ऊपर वेक्टर एरो साइन शो कर रही हूँ, डेल इज एन ऑपरेटर, चाहे आप एरो साइन शो करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेल क्या है यहाँ पे ऑपरेटर है, डेल इज़ नॉट अ वेक्टर क्वान्टिटी। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू जो है डेल डॉट बी माइनस डेल स्क्वायर बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ये हमने जो आइडेंटिटी यूज़ की है, अगर तीन वेक्टर का कर्ल है यानी कि तीन का अगर हम कर लेंगे यानी कि डेल क्रॉस बी करेंगे तो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, डेल डॉट बी माइनस डेल स्क्वायर बी। अब यहाँ पे मुझे पता है जो डाइवर्जेंस है बी का, यानी डेल डॉट बी क्या है, डेट इज़ डाइवर्जेंस ऑफ बी। और हमें पता है डेल डॉट बी जो है वो किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है, क्योंकि सुपर कंडक्टर के केस में जो है हमारे पास डेल डॉट बी वेक्टर जो है वो क्या है, ज़ीरो है। सो इन दैट केस हमारे पास डेल क्रॉस बी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर बी वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर सब्सटीट्यूट करोगे, इसके अंदर ये इक्वेशन के अंदर डेल क्रॉस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डेल स्क्वायर बी वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू न्यू नॉट डेल क्रॉस जे एस। अब यहाँ से हमारे पास जो है माइनस डेल स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू न्यू नॉट डेल क्रॉस जे एस निकल के आ गया। तो हमें पता है इक्वेशन नंबर 8 जो हमने निकाली थी, लंडन सेकंड इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे। तो लंडन सेकंड इक्वेशन से हम जो है जे एस की वैल्यू जो है डेल क्रॉस जे एस की वैल्यू हम निकालेंगे। तो लंडन सेकंड इक्वेशन क्या थी याद करो, तो डेल क्रॉस जे एस इज इक्वल्स टू किसके इक्वल था, सो इक्वेशन नंबर 8 थी डेल क्रॉस जे एस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन एस ई स्क्वायर बाय में एम इंटू बी वैक्टर। तो हम क्या कर रहे हैं, डेल क्रॉस जे एस की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट करने वाले हैं, माइनस एन एस ई स्क्वायर बी बाय में एम। तो इक्वेशन का यूज़ करके माइनस ऑफ न्यूनस एन एस ई स्क्वायर बाय में एम इंटू बी वैक्टर माइनस ऑफ डेल स्क्वायर बी, तो क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर बी, और आप चाहो तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा सकते हो, न्यूनस एन एस ई स्क्वायर बाय में एम इंटू बी वैक्टर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास डेल स्क्वायर बी हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये जो टर्म है हमारे पास इसको मैंने कह दिया 1 में लैम्डा स्क्वायर इंटू बी वैक्टर। तो इक्वेशन नंबर इसको पहले 10। तो यहाँ से 1 में लैम्डा स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो 1 में लैम्डा स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू न्यू नॉट एन एस ई स्क्वायर बाय में एम। तो 1 में लैम्डा स्क्वायर किसके इक्वल है हमारे पास, न्यू नॉट एन एस ई स्क्वायर बाय में एम के इक्वल है, और लैम्डा एल क्या आ जाएगा, एम बाय में न्यू नॉट एन एस ई स्क्वायर की पावर 1/2। तो ठीक है,
तो ये निकल के आ गया हमारे पास लैम्डा एल इज योर पेनिट्रेशन डेप्थ, लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ, ये हम निकाल लें, ये निकल के आ गया हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 10 जो है वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ बी टी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बी की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इन दैट केस इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास निकल सकता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो इक्वेशन 10 का एक सॉल्यूशन हमारे पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा बी वेक्टर इज इक्वल टू बी नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स बाय में लैम्डा एल। तो एक्स भी क्या है, आपकी पेनिट्रेशन डेप्थ है, ठीक है ना। या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर मेरे पास कोई स्पेसिमेन है, या फिर ये कोई स्पेसिमेन मैंने लिया, तो कितना अंदर तक जो है, कितना अंदर तक हम मूव कर सकते हैं इसके अंदर जो हम कितना अंदर तक सरफेस से हम कितना अंदर स्पेसिमेन के अंदर जो है मूव कर सकते हैं। तो अगर मैं शो करूँ तो इस तरह से आप ले सकते हो कि हम जो है ये जो है इस सरफेस पे यहाँ तक कितना अंदर तक जो हम स्पेसिमेन के अंदर जो है मूव कर सकते हैं, दैट इज योर पेनिट्रेशन डेप्थ, ठीक है ना। और लैम्डा एल क्या है, दैट इज लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ, ठीक है। तो यहाँ पे बी नॉट जो है दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स एट सरफेस, ठीक है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है सरफेस पे जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी नॉट, ठीक है। तो हमारे पास बी वेक्टर क्या निकल के आया, बी नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स बाय में लैम्डा। तो इसी में जो है मीजनर इफेक्ट को इजीली एक्सप्लेन कर दिया था। देखते हैं कि इसका अगर हम जो है ग्राफिकली इसको हम ड्रॉ करें तो इसको हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो ग्राफिकली अगर आप ड्रॉ करो बी वैक्टर इज इक्वल टू बी नॉट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स बाय में लैम्डा, तो यहाँ पे जो है बी वैक्टर यानी कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके साथ वेरी कर रहा है, आपका पेनिट्रेशन डेप्थ एक्स के साथ वेरी कर रहा है। तो जैसे जैसे जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है बी नॉट इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस स्पेसिफिन के जो है मैग्नेटिक फील्ड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी नॉट। अब आप देख रहे हो जैसे जैसे जो है हम जो है मतलब पेनिट्रेशन डेप्थ जैसे जैसे हम जो है स्पेसिमेन के अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती जा रही है, या फिर हम फ्लक्स डेंसिटी की अगर हम बात करें तो फ्लक्स डेंसिटी हमारी धीरे 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 क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो फ्लक्स डेंसिटी जो है हमारी, ये नहीं होगा कि सरफेस पे सीधा जो है हमारी फ्लक्स डेंसिटी ड्रॉप हो जाएगी, नहीं। जैसे जैसे हम स्पेसिमेन के अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे जो है हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वो क्या करती जा रही है, आपकी डीके करती जा रही है। तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि जैसे हमने लैम्डा एल मूव किया, फिर 2 लैम्डा एल मूव किया स्पेसिमेन के अंदर, ऐसी 3 लैम्डा एल मूव किया, तो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है उसी के अकॉर्डिंगली क्या होती जा रही है, हमारी डीके होती जा रही है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ये जो हमारे पास इक्वेशन थी ये हमारी एक्सपेरिमेंटली भी एग्री कर गई थी, कि एक्सपेरिमेंटली भी ये एग्री कर गई थी कि जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि फ्लक्स डेंसिटी है वो एकदम ज़ीरो नहीं होती। जैसे जैसे हम स्पेसिमेन के अंदर जाते जाते हैं वैसे वैसे जो है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है, वैसे वैसे जो है वो डीके करती जाती है। और लैम्डा एल जो है ये करेक्टरिस्टिक्स लेंथ ये आपकी क्या कहलाती है, पेनिट्रेशन डेप्थ कहलाती है। तो इससे आगे देखो, आगे यहाँ से हम लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ को डिफाइन करते हैं। जब आपकी मैग्नेटिक, आपको पता है ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपकी वो क्या हो रही है, जैसे जैसे जो है डिस्टेंस बढ़ रहा है उसके साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है बी नॉट बाय में ई के इक्वल होगी, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है डी के होके जो है किसके इक्वल आ जाएगी, बी नॉट बाय में ई के इक्वल हो जाएगी, तब उस पर जो हमारे पास उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या कहलाएगा, लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ कहलाएगा। तो ये जो है एक तरह की फंडामेंटल लेंथ है, ठीक है ना, जो कि क्या करेक्टराइज करती है, आपके सुपर कंडक्टर के बारे में बताती है। तो जब हमारी फ्लक्स डेंसिटी जो है, जब हमारी फ्लक्स डेंसिटी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, बी नॉट बाय में ई के इक्वल हो जाएगी, यानी कि डी के होके किसके इक्वल आ जाएगी, बी नॉट बाय में ई के इक्वल आ जाएगी। और जिस डिस्टेंस पे जो है वो बी नॉट बाय में ई के इक्वल आएगी, दैट डिस्टेंस इज नोन एज लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ, ठीक है ना। तो हम इसी डिस्टेंस से जो है हम आगे जो है जितनी भी पेनिट्रेशन हम उसको जो है ये कह लो कि आप नाप मेज़र करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमने मान के चलो कि हमारा जो, मान लो हमारा एन एस जो है उसकी वैल्यू हमने ले ली 10⁻28 कि हमारी जो नंबर डेंसिटी जो है सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की वो 10⁻28 के इक्वल है, ठीक है। मास इलेक्ट्रॉन को आपको पता ही है। तो अगर मैं लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ कैलकुलेट करूँ तो लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ हमने निकाली थी तो वो किसके इक्वल निकल के आई थी, दैट इज़ एम बाय में एन एस म्यू नॉट ई स्क्वायर की पावर 1/2। तो अब आपको एन एस पता है 10⁻28, ठीक है। न्यू नॉट आपको पता है, और उसके बाद है आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, तो सब आपको पता है। तो लैम्डा एल आप कैलकुलेट कर लोगे तो लैम्डा एल जो है वो निकल के आएगा 200 एंगस्ट्रॉम के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जो लंदन की इक्वेशन थी, इससे ये पता चला कि लंदन की इक्वेशन से हमें ये पता चला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है
वो जो है बहुत ही कम जो है पेनिट्रेट करती है किसी भी स्पेसिमेन के अंदर, ठीक है ना, और बहुत ही कम डेप्थ तक जो है वो पेनिट्रेट कर सकती है, और उससे आगे जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, डिसअपेयर हो जाती है। तो मिजनर इफेक्ट भी यही कहता था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इनसाइड द सुपर कंडक्टर जो है दैट इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से भी ये प्रूव हुआ कि बहुत ही स्मॉल डेप्थ तक ही जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पेनिट्रेट करेंगी, उसके बाद जो है वो इजीली क्या हो जाएंगी, आगे जो है डिसअपेयर हो जाएंगी। तो मैं पेनिट्रेशन डेप्थ जो है वो बेसिकली टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो टेम्परेचर जो है जब टीसी को अप्रोच करेगा, तो इन दैट केस जो है पेनिट्रेशन डेप्थ जो है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग किस तरह से जो है मतलब ये कह लो कि वेरी करती है। तो वो आपको ये इक्वेशन आपको याद रखनी है कि लैम्डा टाउ इज इक्वल टू लैम्डा ज़ीरो, यानी कि जब टेम्परेचर हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा किसी भी पॉइंट पे, तो वो जो है ये रिलेशन माने कि 1 में टी बाय में टी सी की पावर 1/4 इसकी पावर -1/2। तो ये इक्वेशन आप याद रख लेना कि ये बता रहा है कि पेनिट्रेशन डेप्थ जो है कैसे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो जैसे ही टेम्परेचर टीसी को अप्रोच करेगा तो पेनिट्रेशन डेप्थ एकदम से क्या हो जाएगी, शार्पली इंक्रीज हो जाएगी। तो प्लॉट करोगे आप तो कुछ इस तरह सा वेरिएशन होता है कि टी जब टीसी को अप्रोच करेगा तो शार्पली जो है हमारी पेनिट्रेशन डेप्थ जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बस आपको ये वेरिएशन याद रखना है कि लैम्डा का टीसी के साथ, ठीक है ना। तो ये वेरिएशन आप याद रखोगे अपने, ये जो है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।